Good morning, student. I welcome you to online class on sociology. My name is Dr. Poonam Yadav from मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को उपनिवेशवाद के विषय में बता रही हूँ। भारतीय समाज और इसकी संरचना को समझने में उपनिवेशवाद की व्याख्या महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। उपनिवेशवाद ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत एक लंबे समय तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। औपनिवेशिक शासन ने पूरे भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। दूसरे शब्दों में, औपनिवेशिक दौर में एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन आए जो आज भी भारतीय जनसाधारण को प्रभावित कर रहा है। उपनिवेशवाद उन कई तरीकों में से एक है जिसे यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपनी व्यापारिक और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार भर के पिछड़े हुए देशों पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से अपनाया। वास्तव में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को विकसित करने का एक तरीका है। समाजशास्त्री रमेश चंद्र वर्मानी के अनुसार उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा होता है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न संपन्न होता है। इस ढांचे के अंतर्गत कई प्रकार के विचारों, व्यक्तित्वों और नीतियों को समाविष्ट किया जाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद का ढांचे के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसका मूल तत्व आर्थिक शोषण होता है। उपनिवेशवादी ढांचे के निर्माण में विचार, व्यक्तित्व एवं नीति सहायक होता है। रमेश चंद्र वर्मानी के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राष्ट्र पर किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका मूल तत्व आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक शोषण कुछ खास तरीकों से संपन्न हो सकता है। जैसे जैसे शोषण के स्वरूप में परिवर्तन आता चला जाता है, वैसे वैसे औपनिवेशिक नीति में भी परिवर्तन आता रहता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों से गुजरा। ये चरण भारत के आर्थिक अधिशेष सरप्लस को हड़पने के विभिन्न तरीकों पर आधारित रहा। इन तीनों चरणों को वाणिज्यिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल तथा फाइनेंस कैपिटलिस्ट का नाम दिया जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार तथा भारत की लूट। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रयोग ब्रिटेन में बनी हुई औद्योगिक वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार के रूप में किया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा भारत में पूंजी विनियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे भारतीय श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ हुआ। डियर स्टूडेंट, अब मैं उपनिवेशवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालती हूँ। ये विशेषताएं प्रमुख हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा होता है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न संभव होता है। इस ढांचे के अंतर्गत कई प्रकार के विचारों, व्यक्तित्वों और नीतियों को समाविष्ट किया जाता है। दूसरा, उपनिवेशवाद का मूल तत्व आर्थिक शोषण होता है। उपनिवेशवाद की प्रकृति मुख्यतः इसके आर्थिक शोषण के विभिन्न तरीकों से जानी जाती है। आर्थिक शोषण कुछ खास तरीकों से संपन्न हो सकता है। तीसरा, उपनिवेशवाद वास्तव में साम्राज्यवाद को विकसित करने का एक तरीका था। चौथा, पिछले 3 वर्षों का उपनिवेशवाद यूरोप में पूंजीवादी सामाजिक आर्थिक ढांचे की उत्पत्ति, उसके विकास तथा उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ यूरोप में औद्योगिक क्रांति का परिणाम थी। पांचवा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में कई तरह के अंतः विरोधों को जन्म दिया जिन्हें विकास और पिछड़ेपन के अंतः विरोध कहा जाता है। एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटेन के लाभ बनाम कंपनी के कर्मचारियों के लाभ, शोषण, बुनकरों पर एकाधिकार, बुनकरों का पतन आदि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया थी जो यूरोप के उन महानगरों द्वारा आरंभ की गई
जहां व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति पहले हुई। 7वां, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 चरणों से गुजरा। संक्षेप में इन तीनों चरणों को कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल तथा फाइनेंस कैपिटलिस्ट का नाम दिया जाता है। भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव बहुत व्यापक तरीकों से पड़ा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद लगभग 200 वर्षों तक रहा। भारतीय जीवन एवं समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। पहला, औपनिवेशिक शासन ने पूरे भारत को पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं औद्योगिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय करवाया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की सामंतवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला। इससे एक ओर कुटीर उद्योग धंधों को आघात पहुंचा तो दूसरी ओर कृषि का व्यापारीकरण होने लगा। दूसरा, उपनिवेशवाद ने ही भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। औपनिवेशिक प्रभुत्व के कारण गांव एवं शहर में अलगाव के स्थान पर संपर्क स्थापित हुए। गांव एवं शहर में परस्पर निर्भरता एवं सहयोग पैदा हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत उपनिवेशवाद का ही परिणाम है। उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन प्रदान किया। इससे कई तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई। भारत के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त समाज सुधारक नेताओं की सहायता से सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या तथा मानवीय बलि जैसी गतिविधियों को रोककर सामाजिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। चौथा, औपनिवेशिक दौर में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। इसके प्रभाव में धर्मनिरपेक्ष की धारणा बलवती हुई तथा जाति रूपी व्यवस्था की नींव हिल गई। विवाह के स्वरूप में बदलाव आया। स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार हुआ। 5वां, उपनिवेशवाद ने नए वर्गों को जन्म दिया। देहाती क्षेत्रों में जो नए वर्ग पैदा हुए वे इस प्रकार हैं: जमींदार, किसान, खेतिया मजदूर, आधुनिक व्यापारी और आधुनिक सूदखोर। शहरों में जो नए वर्ग बने वे इस प्रकार हैं: औद्योगिक, व्यावसायिक और वित्तीय पूंजीपति, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, पत्रकार, मैनेजर, क्लर्क आदि। नगरीय मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे। 6, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। यह शिक्षा प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, उदार तथा सभी धर्मों एवं जातियों के लिए समान थी। साथ ही यह शिक्षा तार्किक, वैज्ञानिक और प्रजातंत्रवादी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि भारतीयों के विचारों, दृष्टिकोण तथा रहन सहन में अनेक परिवर्तन हुए। पश्चिमी संपर्क में ही आधुनिक प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व एवं संसदीय प्रणाली का आगमन हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण ढांचे पर पड़ा। थैंक यू।